स्वागत है तुम लोगों का हमारी नई सीरीज में, जहां पर हम कोशिश करेंगे बाबा साहब की संपूर्ण किताबों को पढ़ने का। और इस सीरीज की शुरुआत हम जिस किताब से कर रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1। अभी 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग जाति प्रथा, दूसरा भाग है भाषाई राज्यों के संबंध में और तीसरा भाग है नायक और नायक पूजा। चलो शुरू करते हैं। भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास। भारत में जाति प्रथा। बाबा साहब कहते हैं कि मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि हम में से बहुत से लोग स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय देखे होंगे जो सभ्यता का समग्र रूप प्रस्तुत करते हैं। इस बात पर कुछ लोगों को ही विश्वास आएगा कि संसार में मानव संस्थाओं का प्रदर्शन भी होता है। मानव चित्रण विचित्र विचार है। कुछ को यह बात एक अजीब गोरख धंधा लग सकती है, किंतु नर जाति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते आप इस अनुसंधान पर कठोर रुख नहीं अपनाएंगे और कम से कम आपको यह आश्चर्यजनक नहीं लगना चाहिए। मेरा मानना है कि आप सबने कुछ ऐतिहासिक स्थल देखे होंगे, जैसे पोम्पियाई के खंडर और बड़ी उत्कंठा से गाइडों की धारा प्रवाह जबान में इन खंडरों का इतिहास सुना होगा। मेरे विचार में नर जाति विज्ञान को विद्यार्थी भी एक मायने में गाइड ही है। वह अपने प्रकृत रूप की तरह शायद अधिक गंभीर व सब ज्ञानार्जन की आकांक्षा के साथ सामाजिक संस्थाओं यथासंभव निष्पक्षता से देखता है और उनकी उत्पत्ति तथा कार्य प्रणाली का पता लगाता है। इस गोष्ठी का विचारणीय विषय है आदिकालीन बनाम आधुनिक समाज। इसमें भाग लेने वाले मेरे सहयोगियों ने इसी आधार पर आधुनिक या प्रगतिशील संस्थाओं के साथ उदाहरण दिए हैं जिनमें उनका अध्ययन है। अब मेरी बारी है। मेरे आलेख का विषय है भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास। आप ये जानते हैं कि यह विषय कितना जटिल है, जिसके संबंध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने हैं। मुझसे ज़्यादा योग्य विद्वानों ने जाति के रहस्य को खोलने का प्रयास किया है, किंतु यह बड़े खेद की बात है कि अभी तक इस विषय पर चर्चा नहीं हुई है और लोगों को इसके बारे में अल्प जानकारी है। मैं जाति जैसी संस्था को जटिलता के प्रति सजग हूँ और मैं इतना निराशावादी हूँ कि यह कह सकूँ कि यह पहली अगम अज्ञेय है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि इसे जाना जा सकता है। जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से विकराल समस्या है। यह समस्या जितना व्यवहारिक रूप से उलझी है उतना ही इसका सिद्धांत पक्ष इंद्रजाल है। ऐसी व्यवस्था जिसके फलितार्थ गहन है होने को यह एक स्थानीय समस्या है, लेकिन इसके परिणाम बड़े विकराल हैं। जब तक भारत में जाति प्रथा विद्यमान है, जब तक हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह और बाह्य लोगों से शायद ही समागम हो सके, और यदि हिंदू पृथ्वी के अन्य क्षेत्रों में भी जाते हैं तो भारतीय जात पात की समस्या विश्व के सामने हो जाएगी। सैद्धांतिक रूप से अनेक महान विद्वानों ने, जिन्होंने श्रम की चाह की खातिर इसके उद्गम तक पहुंचने का प्रयास स्वीकारा था, उनको निराश होना पड़ा। विषय का प्रतिपादन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि प्रसिद्ध नरजाति विज्ञानियों के अनुसार भारतीय समाज में आर्यों, द्रविड़ों, मंगोलियों और शंकों का सम्मिश्रण है। ये जातियां देश से शताब्दियों पूर्व भारत पहुंची और अपने मूल देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ यहाँ बस गई। तब इनकी स्थिति कबायली थी। ये अपने पूर्ववर्तियों को धकेल कर इस देश के अंग बन गए हैं। इनके परस्पर सतत संपर्कों और संबंधों के कारण एक समवंती संस्कृति का सूत्रपात हुआ। परंतु भारतीय समाज के विषय में यह बात कहना असंगत है कि विभिन्न जातियों का संकलन है। पूरे भारत में भ्रमण करने पर दिनगात में यह साक्ष्य मिलेगा कि इस देश के लोगों में शारीरिक गठन और रंग रूप की दृष्टि से कितना अंतर है। संकलन से सजातीय उत्पन्न नहीं होती। यदि रक्त भेद की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय समाज विजातीय है। हाँ, यह संकलन सांस्कृतिक रूप से अत्यंत गुंथा हुआ है। इसी आधार पर मेरा कहना है कि प्रायद्वीप को छोड़कर संसार का कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतनी सांस्कृतिक समरसता हो। हम केवल भौगोलिक दृष्टि से सुगंधित नहीं हैं, बल्कि हमारी सुनिश्चित सांस्कृतिक एकता भी अविच्छिन्न और अटूट है, जो पूरे देश में चारों दिशाओं में व्याप्त सांस्कृतिक एकरूपता के कारण जाति प्रथा इतनी विकराल समस्या बन गई है कि उसकी व्याख्या करना कठिन कार्य है। यदि हमारा समाज केवल विजातीय या सम्मिश्रण भी होता तब भी कोई बात नहीं थी, किंतु यहाँ तो सजातीय समाज में भी जाति प्रथा घुस गई है। हमें इसकी उत्पत्ति की व्याख्या के साथ साथ इसके संक्रमण की भी व्याख्या करनी होगी। आगे विश्लेषण करने से पूर्व हमें जाति तंत्र की प्रकृति पर भी विचार करना होगा। नर जाति विज्ञान के कुछ विद्वानों की परिभाषाएं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला, जाति के संबंध में फ्रांसीसी विद्वान श्री सेनार का सिद्धांत है तीव्र वंशानुगत आधार पर घनिष्ठ सहयोग, विशिष्ट पारंपरिक और स्वतंत्र संगठनों से युक्त, जिसमें एक मुखिया और एक पंचायत उसकी समय सीमा पर बैठक होती है। कुछ उत्सवों पर मेले हो, एक या व्यवसाय हो जिसकी विशिष्ट संबंध रोटी बेटी व्यवहार से और समारोह अपमिश्रण से हो, और इसके सदस्य उसके अधिकार
क्षेत्र से विनियमित होते ही जिसका प्रभाव लचीला हो, पर जो संबंध समुदाय पर प्रतिबंध और दंड लागू करने में सक्षम हो और सबसे बढ़कर समूह में अपरिवर्तनीय हो। दूसरा, नेस्फील्ड जाति की परिभाषा इस प्रकार कहते हैं, समुदाय का एक वर्ग जो दूसरे वर्ग से के संबंधों का बहिष्कार करता हो, अपने संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ शादी, व्यवसाय तथा खान पान से परहेज करता हो। सर एच रिजले के अनुसार जाति का अर्थ है परिवारों का या परिवार समूह का संगठन जिसका साझा नाम हो, जो किसी खास पेशे से संबंध हो, जो ऐसे एक से पौराणिक पूर्वजों पितरों के वंशज होने का दावा करता हो, एक जैसा व्यवसाय अपनाने पर बल देता हो, सजातीय समुदाय का हामी हो। चौथा, डॉक्टर केतकर ने जाति की परिभाषा इस प्रकार की है, दो लक्षणों वाला एक सामूहिक क्या उसकी सदस्यता उन लोगों तक सीमित होती है जो जन्म से सदस्यता होते हैं और जिनमें इस प्रकार जन्म लेने वाले लोग शामिल होते हैं। और दूसरा, कठोर सामाजिक कानून द्वारा सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह करने के लिए वर्जित किए जाते हैं। हमारे लिए इन परिभाषाओं की समीक्षा अति आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि अलग अलग देखने पर तीन विद्वानों की परिभाषाएं में बहुत कुछ बातें हैं या बहुत कम तत्व हैं। अकेले देखने में कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं और मूल भाव किसी में भी नहीं है। उन सब ने एक भूल की है कि उन्होंने जाति को एक स्वतंत्र तत्व माना है, जो उसे समग्र तंत्र का एक अंग के रूप में नहीं लिया। फिर भी सारी परिभाषाएं एक दूसरे की पूरक है। जो तथ्य एक विद्वान ने छोड़ दिया है उसे दूसरे ने दर्शाया। मैं केवल उन सूत्रों पर विचार रखूंगा, उनका मूल्यांकन करूंगा जो उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार सभी जातियों में समान रूप से पाए जाने वाले हैं, जो जाति की खासियत मानी जाती है। हम सेनार से शुरू करते हैं। वह अपमिश्रण की बात करते हैं। वह बताते हैं कि वह जाति की प्रकृति है। इसे देखते हुए वह निर्विवाद कहा जा सकता है कि हम किसी जाति से संबंधित नहीं है। यह आमतौर पर पूजा समारोह से संबंध बात है और शुद्धता के सामान्य सिद्धांत का पोषक तत्व है। परिणाम स्वरूप इसका संबंध जाति से नहीं है और इसके कार्य प्रणाली को ध्वस्त किया बिना इसको प्रतिरोध किया जा सके। अब मिश्रण का सिद्धांत जाति से छोड़ दिया जाए क्योंकि वो जाति सर्वोच्च कही जाती है। वह पुरोहित वर्ग है। हम जानते हैं कि पुरोहित और पवित्रता का पुराना संबंध है। अब देखो, इससे अगली वीडियो में मैं तुम लोगों को आगे की बात बताऊंगा। अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। हम पेज नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं।